Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello and namaste to everyone. My name is Ayush Kumar. I basically belongs to Patna, Bihar. I have completed my matriculation from Patna. I have completed my intermediate from College of Commerce, Arts and Science, Patna. After that, I got enrolled in Chirori Mal College, that is University of Delhi. I have completed my graduation from here, and in this year, I appeared for CUT PG examination, through which I got Jawaharlal Nehru University with my first preference course, that is PISM, which means Master in Politics with a specialization in International Relation. आज इस वीडियो में इस प्लेटफॉर्म पे मैं इन्वाइटेड हूँ ताकि आपके साथ जो भी जर्नी, जो भी स्ट्रेटजी है, मैं शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले जो लोग बिगिनर्स हैं उनको अगर एग्जाम से रूबरू थोड़ा कराऊँ तो एग्जाम का पैटर्न ये है कि इसमें 75 क्वेश्चंस आपके आते हैं, और आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के डोमेन सब्जेक्ट ही आपसे उसको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स अलॉट होंगे, और हर मिस्टेक्स पे आपको 1 मार्क्स कटेंगे। अपार्ट फ्रॉम डेट, अगर इसके सिलेबस की बात की जाए तैयारी से पहले, तो सिलेबस लगभग हर यूनिट में ब्रेक करके ऑफिशियली डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो भी बिगनर्स इस जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें PYQ और सिलेबस पे पूरी तरीके से नज़र देनी चाहिए। जब आप सिलेबस हैंड में रख के और PYQ को एनालाइज करते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिसे सबसे ज़्यादा अधिक क्वेश्चंस आते हैं। उसमें इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट हो गया, इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स का जो पार्ट हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग का जो पार्ट हो गया, ये 4 मेन ऐसे यूनिट हैं जिसे सबसे अधिक क्वेश्चंस आती है। तो एक बार जब आप इसको एनालाइज कर लेते हैं और आपके हाथों में सिलेबस होता है तो आप वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी बना के अपनी रणनीति शुरू कर सकते हैं इस जर्नी के लिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि क्या रिसोर्सेज फॉलो की जा सकती है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर मैं यूनिट वाइज इसको लेकर चलूँ तो सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी आती है, जिसमें कि आपको लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स यानी कि स्वतंत्रता, अधिकार, मानवाधिकार, नागरिकता, सिटीजनशिप्स, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ऐसे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। इस यूनिट के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ओपी ग्वाबा का बुक पढ़ सकते हैं या एंड्री हेवुड की बुक पढ़ सकते हैं। दोनों में से जिसकी भाषा आपको सहज और सिंपल लगे आप उस बुक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन इस यूनिट से हर साल लगभग पूछे जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अगर इस कतार को आगे बढ़ाएं तो देखते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर वाला जो थिंकर है, जिसमें आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक्स, रॉल्स, कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स को पढ़ना होता है। और ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो पार्ट है उसे लिंक करके पढ़ेंगे तो ये आपको समझने में आपके अंदर एक गहराई पैदा करेगी और सोचने का एक नजरिया भी आपको बढ़ाएगा। इसके लिए भी 2-3 किताबें पढ़ी जा सकती है। पहली तो वही ओपी ग्वाबा की किताब, इसमें भी वेल रिकमेंडेड है। उसके बाद कुछ लोग इसमें शेफाली जा की भी बेहतरीन किताब है, उनको भी लोग फॉलो करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपनी भाषा समझ में आ रही हो तो सुब्रता मुखर्जी की भी किताब इसमें काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप ओपी ग्वाबा की बुक इसको लेके जाएं, क्योंकि उसकी भाषा थोड़ी सी सहज है। एक बार पढ़ने, 2 बार पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, लेकिन जब एक बार फिलोसफर के साथ आप उस कनेक्ट करते चले जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स वाला पार्ट है, जिसमें आपको प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बुक है वो लक्ष्मीकांत। हालांकि ये लक्ष्मीकांत अब हर पॉलिटी के लिए ये बुक आप रामबाण साबित होने लगा है। पहले यूपीएससी के लोग इसको रिकमेंड करते थे, लेकिन अगर आप सिलेबस को देखेंगे और PYQ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्ष्मीकांत से पॉलिटी वाला सेक्शन हल किया जा सकता है इस पेपर में भी। हालांकि चीज़ें काफ़ी फैक्चुअल होती है, लेकिन कभी कभी इससे कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते वक्त फैक्चुअल चीज़ों को याद करते जाएं, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसका आप या तो वीडियो देख लें या किसी और बुक के रेफरेंस से पढ़ सकते हैं। जैसे केशवानंद भारती का केस ले लें या जुडिशियल रिव्यू वाला जो सिस्टम है, खासतौर पर अमेंडमेंट वाला जो पार्ट है, इसको क्रोनोलॉजिकल वे में हर साल
साल क्वेश्चन आते रहती है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मुझको लगता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो इस साल भी आए वो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट। इंटरनेशनल रिलेशन के यूनिट में तो सबसे पहले देखिए उसमें 2 भागों में उसको बांटा जा सकता है। सबसे पहले रियलिज्म और ये जो आइडियोलॉजी वाली यूनिट है आप उसको देख सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले आप एंड्रयू हेवुड की किताबों को रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि उसमें दोनों आइडियोलॉजी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाई गई है। अपार्ट फ्रॉम डेट उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं, जैसे नाम हो गया, सार्क हो गया। ऐसे के लिए आप चाहो तो किताब भी ले सकते हो, लेकिन आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास समय नहीं हो तो इससे चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी फैक्चुअल आती है, तो आप किसी गाइड से या इंटरनेट पर जो भी चीज़ें उपलब्ध है आप उसका यूटिलाइज करके आप इस चीज़ को कवर अप कर सकते हो। और जब आप इन सारे यूनिट को अच्छी तरीके से एक बार तैयार कर लो तो इसके बाद ही आगे की जो बची यूनिट है जैसे कि सीजीपी कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स उस पे जाओ, पब्लिक पॉलिसी पर जाओ और जनरल रिलेवेंस की जो टॉपिक है उस पे जाओ, क्योंकि शुरुआत की जो मैंने 4 यूनिट बताई उसे ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर आपका उस पर पकड़ मजबूत है तो निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन में आप अच्छा करेंगे। अब देखिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की भी एक किताब आती है जेसी जौहरी की, अगर आप चाहो तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसके लिए किताब पढ़ना नहीं चाहते तो इग्नू के नोट्स इज मोर वैल्यूएबल, आप उसको भी देख सकते हो, आप चीज़ें उसके लिए भी आसान हो जाएगी। बेसिकली इस यूनिट में आपको अप्रोचेस पढ़ने होते हैं, आपको रिजाइम्स पढ़नी होती है, आपको इलेक्ट्रल सिस्टम पढ़ना होता है, तो ये आप बुक और इग्नू के नोट्स उससे भी कवर कर सकते हो। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी और उसे में मेंशन नहीं है लेकिन हर ईयर क्वेश्चन आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर आप चाहो तो कोई किताब पढ़ सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी मार्केट में आपको सफिशिएंट लगे, बट आई वुड सजेस्ट कि इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आप यूट्यूब या नेट पे उपलब्ध जो भी मटेरियल है आप उससे अपना क्रिस्प नोट बना के आप इसको चीज़ आसानी से कवर कर सकते हो। सेम आई विल रिकमेंड फॉर लास्ट यूनिट जो कि जनरल रिलेवेंस है, जिसमें आपको ग्लोबल जस्टिस, क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज़ों को पढ़ना होता है। इसके लिए भी किसी खास से अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज से आराम से कवर हो जा सकता है, क्योंकि इससे जनरली 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे अधिक डाउट जो पूछे ये जाते हैं, क्या इस तैयारी के लिए सच में इतनी किताब पढ़ने की जरूरत है? तो देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप शुरुआत अभी से कर रहे हैं तैयारी की, आपके पास 5 से 6 महीने से भी अधिक का समय है, और अगर आप इस डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इस डोमेन में आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो किताबों का कोई विकल्प नहीं है। आप किताबें पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि बिना किताब पढ़े भी सिलेक्शन होता है, लेकिन हम और आप उनके बैकग्राउंड को नहीं जानते कि उनका ग्रेजुएशन कितना मजबूत था, उनकी बुनियाद कितनी मजबूत थी। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आई विल सजेस्ट कि बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये ना केवल आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके मास्टर्स, आपके फर्दर एकेडमिक्स और आपके थिंकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बुक इसलिए नेसेसरी है। बट अगर कोई लोग चाहते हैं, हाँ, तो ऑन द इंटरनेट देयर आर इनफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जिसको आप यूटिलाइज करके आइदर फॉर MCQ, आइदर फॉर ईच एंड एवरी यूनिट देयर आर सफिशिएंट मटेरियल्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट और गूगल। बट आपको चीज़ें खुद को से फिल्टर करनी होगी। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले से आती होगी या आपने उसको कहीं बुक में पढ़ी होगी, आपको उसको इग्नोर करना है, और जिस चीज़ पे आपकी पकड़ नहीं है आपको उसको अपने नोट्स में शामिल करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग क्यों ज़रूरी है कि बिफोर द एग्ज़ाम आपके पास ये एग्ज़ाम मोर और लेस फैक्चुअल ज़्यादा और कंसेप्चुअल कम है, बट वी कांट प्रेडिक्ट द एक्चुअल पैटर्न। NT का रवैया ऐसा रहा है कि आप 2023 के पैटर्न को एग्जामिनेशन के उठा के देखें तो उसमें अधिकतर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन वही 24 और 25 को देखें तो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों क्वेश्चन को बड़ी खूबसूरती तरीके से उसने शामिल किया है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल को पहले मजबूत करते हैं और फैक्ट को रोज थोड़ा बहुत समय देते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। नोट्स आपके लिए इसलिए ज़रूरी है, चाहे आप बुक से पढ़ें या नेट से पढ़ें या यूट्यूब से पढ़ें या किसी मार्केट में गाइड से पढ़ें, जो भी आपको सजेस्ट लगे, लेकिन नोट्स आप अपना हैंड से खुद बनाएं, क्योंकि जब एग्जाम से 10 दिन बचेगा, 7 दिन बचेगा, या एग्जाम से 1-2 दिन पहले की वो जो टेंस्ड माहौल होती है जिसमें पढ़ने का कोई विकल्प नहीं रह जाता है, ऐसे में वो नोट्स ही आपके लिए रामबाण की तरह साबित होगी। और ये नोट्स का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बुक का शॉर्टकट बना सकते हैं, बट देयर इज नो एनी शॉर्टकट ऑफ नोट्स। नोट्स को जरूर प्रेफर कीजिए। आफ्टर दैट पीपल आस्क करते हैं कि सर ये सारी चीज़ें हो गई, अब इसका प्रैक्टिस कैसे किया जाए? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपने PYQ को अच्छी तरीके से अब तक
तक एनालाइज किया है। तो हर यूनिट वाइज आप उस PYQ को लगाइए और ये देखिए कि सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं है, देखिए कहाँ से चीज़ें फंस रही है। ये ऐसा नहीं कि जो चीज़ गलत हो रहा है आप उसको सीधा रिमेंबर कर रहे हैं, आपको इस चीज़ में आगे जाना है, आप मास्टर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। जहाँ भी आप फंसें उसके लिए आप फिर से रिवाइज कीजिए या अलग से लेक्चर्स देखिए या सीनियर्स की गाइडेंस लीजिए, लेकिन उस चीज़ को वहीं पर तत्काल दुरुस्त कीजिए। तो सबसे पहले PYQ का प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से और मैक्सिमम टाइम कीजिए। अपार्ट फ्रॉम डेट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ CUET से पहले अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती थी, लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पुंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो भी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की क्वेश्चन पेपर फ्री में अवेलेबल है, चाहे आप YouTube की बात करें या आप Google की बात करें, आप उनको प्रिंट आउट कीजिए या जैसा आपको पॉसिबल हो, आप सॉफ्ट कॉपी में देना चाहते हो, आप उन सारे एंट्रेंस एग्जाम के PYQ को सॉल्व कर जाइए। एटलीस्ट 10 ईयर के PYQ को बिल्कुल सॉल्व कर दी जाइए। इससे आपको ये होगा कि ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बल्कि कई सारी चीज़ें ये भी होगी जो फैक्चुअल होगी, जो आपने बुक में नहीं पढ़ा होगा, बट आप उसको नोट्स में ऐड करते जाएंगे। एट लास्ट टाइम दैट वुड बी लाइक ए रामबाण। अगेन आई एम सेइंग कि जब आप इस PYQ को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कई सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सिलेबस से मैच नहीं खाती है, वो सिलेबस में नहीं है। तो आपको वहाँ थोड़ा सा वाइज और खुद को स्ट्रेटजाइज करना होगा कि जो चीज़ें सिलेबस से बिल्कुल मेल नहीं खाती है उस पर बिल्कुल भी समय खपाने की ज़रूरत नहीं है। और निश्चित तौर पे जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो हो सकता है 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, उसमें 50 क्वेश्चन गलत हो रहे हो या हो सकता है आपके 60 क्वेश्चन गलत हो रहे हो। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक जर्नी जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ेंगे आपकी अपनी गलतियाँ पता लगेगी और आप जैसे जैसे रिवाइंड करके उस बार बार नोट्स के पेज पलटेंगे और ख़ुद को रिकॉल करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद दुरुस्त होते जाएगी। और अगर आप ये सब चीज़ कर लो देन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके पास जब 2 महीने का समय बचे लास्ट में तो आप UGC नेट के PYQ ज़रूर लगाओ। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 10 ईयर की PYQ लगाओ, बट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन लास्ट 5 ईयर की PYQ ज़रूर लगाओ, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होती है उसका नेचर ऐसा होता है, कई सारे क्वेश्चंस रैंडम आते हैं। निश्चित तौर पे एग्जाम में वो आपको घबराएंगे और आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए वो आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो बेसिक्स क्वेश्चन है जिनको सबने पढ़ के गया है उन क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे तरीके से करके जा रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप इन सारे PYQs को एडिशनली नेट के PYQ को अगर आप लगा के जाते हैं तो निश्चित तौर पे उस एग्जामिनेशन हॉल में, उस एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में आप औरों की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के दौरान हमारे अंदर एक नेचर ये पैदा होता है कि अपार्ट फ्रॉम सिलेबस चीज़ें हम लोग ग्रास्प करते रहते हैं और कब कौन सी चीज़ें आपको दिमाग में हिंट करे और ऑप्शनल क्वेश्चन आप कब उसको एलिमिनेट करे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आफ्टर डैट मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ कि बुक आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन हाँ अगर आप चाहो तो बुक को स्किप भी कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स यू कि विच पाथ वुड यू लाइक टू चूज। Later there is a formula which I followed in my journey, that is MRMP, which basically means minimum resources maximum practice। जितनी रिसोर्सेज आपके पास कम हो उतनी ही ज़्यादा आप इफेक्टिवली उसको रिवाइज कर पाएंगे, उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। आई वुड लाइक टू कोट ए शेर ऑफ गोपाल दास नीरज, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। और ये होशियारी ये समझने में है कि ये सिर्फ ज़िंदगी के बारे में नहीं है, ये एग्ज़ाम की बारीकियों के बारे में भी है। जब आप एग्ज़ाम को जितने रिसोर्सेज कम और लिमिटेड रखो और जितने मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करो और एडिशनली उसके उतने ही मल्टीपल टाइम उसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, चीज़ें आपके लिए उतनी क्लियर होती जाएगी, मार्क्स खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान होती जाएगी। लास्ट आता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लुक, अगर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास जितने भी पास्ट में क्वेश्चन थे उस थीम के रिलेटेड, उस डोमेन से रिलेटेड, उस पर आपकी कमांड अच्छी हो जाती है। बट आपको एक बार सिर्फ उसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको 2 बार 3 बार उसको सॉल्व करने के बाद मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है कि आपको वो क्वेश्चन कहीं पे दिख जाए तो आंख बंद करके आपका उसका जवाब आपके जुबान पे हो, और यही चीज़ आपको दूसरे से आगे रखती है। तो आप PYQ को ना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखो बल्कि PYQ को मल्टीपल टाइम रिविजन भी करो, ताकि अगर कुछ चीज़ें दिमाग में फंस रही हो या 1 बार या 2 बार में क्लियर ना हो, वो लगातार क्लियर होते जाएगी। बट फॉर टेस्ट सीरीज मैं कहूँगा कि अगर आपके पास समय है एंड इफ़ यू कैन ऑफर्ड, देन आपको एक टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। अब कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स यू, जो आपको पसंद आए। और मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन कई सारे टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स यू कि आप क्या चूज़ करते हैं और
आपके लिए क्या ज़रूरी है। सो इट शुड बी योर पर्सनल कॉल, बट या ज़रूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए एग्जाम से पहले। जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज उस माहौल में देंगे, उस एग्जाम के ड्यूरेशन को देंगे और उस डिसिप्लिन में देंगे ताकि आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो टेबल चेयर आपके पास रहे, वो कंप्यूटर स्क्रीन रहे या आप मोबाइल पे दे रहे हो, बिल्कुल उस डिसिप्लिन के साथ टेस्ट दें ताकि उस मॉक टेस्ट के दौरान आपको रियल में ये रियलाइज हो कि मैं एग्जामिनेशन माहौल में बैठा हुआ हूँ। हालांकि एग्जामिनेशन माहौल की जो प्रेशर होती है और उसकी जो गंभीरता होती है उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी तैयारी इतनी मजबूत होगी तो निश्चित तौर पे आप उस चीज़ को आराम से ट्रैकल कर पाओगे दूसरों के कंपैरिजन में। अब कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें फैक्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मगर वो मल्टीपल टाइम पढ़ने के बाद भी फैक्ट्स उनको याद नहीं रहती है। तो पर्टिकुलरली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समस्या मेरे साथ भी थी, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है और वो ओवरकम आपके ज़िद से किया जा सकता है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी बोरिंग वर्क करनी होगी, आपको वो चीज़ उबाऊ लगेगी लेकिन लास्ट में वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जो चीज़ें आप भूल रहे हो, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप अलग से कॉपी बना लो, आप उसे रामबाण कॉपी कह लो या पाप का घड़ा कह लो, जो आपको अच्छा लगे आप उस कॉपी का नाम ले लो या संजीवनी बूटी नाम रख लो। और जो भी गलतियां हो या जो भी चीज़ें आप बार बार उसको भूल रहे हो आप उसको उसमें नोट डाउन करते जाओ और सुबह उठने के साथ कुछ भी नया पढ़ो उससे पहले आप ये कीजिए कि इन कॉपी को पूरा रिवाइज कर लीजिए जो भी मिस्टेक्स आपने की है। एंड वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स आप एक बार लगातार सुधारते जाएंगे निश्चित तौर पे आगे वो मिस्टेक्स आपको हॉन्ट नहीं करेगी और उसके लिए आप उसको बहुत ईजिली ओवरकम कर पाएंगे। तो फैक्ट का बस एक यही उपाय है कि आप उसको मल्टीपल टाइम पढ़ें, डेली पढ़ें, जहां फंस रहे हैं उसको नज़र से नज़र मिला के मल्टीपल टाइम और ब्रेवरी से पढ़ें। कई दफ़ा चीज़ें ये होती है, या मान लो आप पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट की कुछ कंसेप्चुअल यूनिट पढ़ रहे हो लेकिन बार बार पढ़ने के बाद भी वो कॉन्सेप्ट आपसे बन नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा। और कभी कभी लगता है ये थिंकर ने क्या कह दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कुछ बड़ी बातें हो गई, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी सीनियर की सजेस्ट ले सकते हैं या यूट्यूब पर इनफ मटेरियल है। आप मान लीजिए आप एरिस्टोटल या मैकियावेली की किसी वे ऑफ थिंकिंग पे या किसी उन्होंने जो भी आइडियाज़ बताए उस पर आपको समझ नहीं आ रहा है या बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन सर्च सिंपली ऑन गूगल मैकियावेली और एरिस्टोटल, जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप वहाँ से जो भी चीज़ें आएगी आप आराम से सॉर्टेड तरीके से उसको कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम डैट मेनी क्वेश्चंस जो मुझसे पूछा गया कि कोचिंग क्या ज़रूरी है, तो एक लगातार लोग ये पूछते हैं क्या कोचिंग की ज़रूरत है। तो देखिए मैं एक रूरल बैकग्राउंड से, मेरा जो बिलोंगिंग है अपब्रिंगिंग है वो सारा विलेज में हुआ है, बट जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है, ग्रेजुएशन की शिक्षा दीक्षा दोनों किरोड़ी मल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुई है। तो आप अपने आप को खुद टटोलिए, अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत है और आप में मेहनत करने की क्षमता है और रिसोर्सेज ऑनलाइन हर जगह उपलब्ध है, बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपको मेहनत करके सारी रिसोर्सेज को अपनी ज़रूरत के अनुसार इकट्ठा करना है और उसको अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार उसको फॉलो करना है। आप YouTube का सहारा ले लीजिए या अलग प्लेटफॉर्म किसी का सहारा ले लीजिए, रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल हैं। आप इवन YouTube पर भी जो जितने सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं अलग अलग कोचिंग्स के, जहाँ भी आपको समझ में आए आप उसको फॉलो करके आप चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से ग्रेस्प कर सकते हैं। और पर्सनली आई डू नॉट बिलीव कि कोचिंग की ज़रूरत है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट टोटली ऑन योर चॉइस, बट देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ कंपल्सन। क्योंकि आप जब लगातार इसको पढ़ेंगे और चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि ये चीज़ों को आप आसानी से कंटिन्यू मेहनत करके बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और आती है जो लगातार पूछा जाता है कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, या यूनिवर्सिटी लाइक जवाहरलाल नेहरू या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्यों मायने रखती है इन कंपेरिजन टू एक लोकल यूनिवर्सिटी। सो पर्सनली आई फील कि आप जब किसी अच्छे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन में होते हो तो वहाँ से सिर्फ आपको डिग्रियाँ नहीं मिलती है, डिग्रियों के साथ साथ आपको सोचने का नज़रिया मिलता है, द वे ऑफ थिंकिंग आपको जो वहाँ से हासिल होती है, जो परिवेश से, जो वहाँ के लोगों से रूबरू होने के साथ आपके जहनों में आपके जिस तरह के विचार जन्म लेते हैं और जो विचार सिंचित होते हैं वो विचार आने वाले आपके उम्र में, आपके जीवन में निश्चित तौर पे अन्य रूप में सहायक होंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी ये मायने रखती है। हालांकि कोई यूनिवर्सिटी ये दावा नहीं कर सकती कि आपको सफल या असफल बनाएगी या आपको सफलता के शिखर पे पहुंचाएगी। सफल और सफल एक बिल्कुल अलग दायरा है, जॉब एक बिल्कुल अलग दायरा है, और विचारों का बनना, व्यक्तित्व का बनना, एकेडमिक्स का बनना ये बिल्कुल एक अलग नज़रिया है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप में भी ये ख्वाब है
कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, भले ही आपका ग्रेजुएशन कुछ रहा हो, आपकी बैकग्राउंड कुछ भी रही हो, मगर आप में मेहनत करने की वो जिज्ञासा है और आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी या अच्छे यूनिवर्सिटी में खुद को देखते हो आने वाले वर्षों में, तो निश्चित तौर पे ये चीज़ आपके लिए है और आपको ज़रूर इसमें शामिल होनी चाहिए ऐसे एग्जामिनेशन में। और सबसे अंतिम जो मेरी पर्सनल यात्रा रही, उसमें जो JNU मुझको जाना था, ये मेरा ख्वाबो ख्याल था ही, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे फैमिली के हर मेंबर का ख्याल था। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे सिबलिंग्स, सब लोगों के ये ख्वाब थे कि मैं JNU में पढूं और साथ ही साथ इन लोगों के ख्वाब के साथ मेरे ख्वाब खुद के भी थे। तो इन तमाम ख्वाबों की सपोर्ट से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और निश्चित तौर पे आइदर मैं JNU में हूँ या किसी यूनिवर्सिटी में हूँ, या सेलेक्ट होना या अनसेलेक्ट होना, ये चीज़ें बाद में मायने रखती है, लेकिन आप किसी भी मुकाम पे जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन लोगों का होता है जो आपको धीरे धीरे आपकी जर्नी के आगे दिशा में पुश करते हैं। और इसके लिए आई वुड लाइक टू वेरी थैंक्स टू माय फैमिली मेम्बर्स, टू माय अलमाइटी गॉड्स, टू ऑल माय सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड स्पेशली माय गुरुज, एंड ख़ास तौर पर जिनके बिना कोई भी सफ़र अधूरा रहता है, दोस्तों का, चाहे वो आपको प्रत्यक्ष रूप में करे या प्रत्यक्ष रूप में करें, उनकी कंट्रीब्यूशन कई मामले में ऐसी होती है कि आपको सामने से दिखे नहीं, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट ज़रूर बनाता है। तो मेरे लिए यही था। और इन लास्ट, अगर आपको कहीं भी इस जर्नी में मोटिवेशन की कमी आए तो मैं बस यही कह सकता हूँ, न किसी हमसफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर आप हिंदी में समझते हैं तो मैं दिनकर को दोहराता हूँ, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लास्ट but not least, happy learning, happy academics, and a special thanks to DKT team. Thank you so much. Happy learnings.